पहले हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, ब्रह्मांड का जब हम अध्ययन करते हैं तो फिर सौर का अध्ययन करते हैं। सौरमंडल को पहले बता देते हैं आप लोगों को ब्रह्मांड के अध्ययन में। तो आपको पता होगा कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, बाकी उपग्रह, उल्कापिंड आदि पाए जाते हैं। उसका केंद्र क्या है? तो हमारे सौरमंडल का केंद्र जो है वह सूर्य है। हमारे सौरमंडल का केंद्र जो है, केंद्र क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा सूर्य। सौरमंडल का केंद्र हो जाएगा सूर्य। और जब हम सूर्य का अध्ययन करेंगे तो देख लेते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है इसके मध्य में सूर्य है। अब सूर्य से कभी कभार पूछ लेते हैं कि दूरी के अनुसार सबसे नजदीक ग्रह सूर्य का कौन सा, सबसे बाएं ग्रह सूर्य कौन सा है? तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका शुक्र। 8 ग्रह टोटल ना, 8 ग्रह बना देते हैं आपके। ग्रहों को हम बता देंगे, आसानी से समझ जाओगे आप लोग। सबसे पहले आ जाएगा आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपके ग्रह हैं। टोटल ग्रह कितने हैं? तो ग्रहों की संख्या है 8। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या टोटल है 8 आपके। टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। तो सबसे पहले आपका कौन सा है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हो जाएंगे आपके। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार है। अगर पूछ लेंगे कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध हो जाएगा। नजदीक से ना, सबसे नजदीक से पूछेंगे तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सबसे दूर पूछेंगे सूर्य से कौन सा है, तो वरुण हो जाएगा। ऐसे तो पूछेंगे, तो सबसे नजदीक का पूछेंगे, सबसे दूर का पूछेंगे। फिर कभी कभार आपको पूछ लेंगे कि आंतरिक ग्रह कौन सा है, तो 4 ग्रह इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो पहले सूर्य के नजदीक पड़ जाते हैं। इनके बीच में उल्कापिंड पाए जाते हैं। यह आंतरिक ग्रह हो जाएंगे आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये बाह्य ग्रह हो जाएंगे। मतलब 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह बाह्य ग्रह हो जाएंगे। अब कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि बताओ सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो उसके एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो, ये जो 4 है आपके सूर्य से दूरी के अनुसार, या आकार में सेम टू सेम ऐसे घटते क्रम में है। जैसे देखो, सबसे बड़ा है बृहस्पति ग्रह, या क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह। फिर से घटते क्रम में आ जाएंगे, शनि है, अरुण है, वरुण है। जो बाह्य ग्रह हैं ये सभी आंतरिक ग्रहों से बड़े हैं। मतलब बाह्य ग्रह सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण। ठीक है, 4 ग्रह हो जाएंगे। और पृथ्वी आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा, जब पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है तो फिर 5 नंबर तो हो जाएंगे, आपको याद होगा ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, अब 5वां ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। फिर क्या होगा? फिर शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा आपका है बुध, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका बुध। पहले इनको क्रम में लिख लेते हैं। देख तो बृहस्पति, ठीक है,
शन, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये आपके हैं कौन से? घटते क्रम में, ठीक है। या कैसे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह सब क्या है? घटते क्रम में। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। देखो यह सबसे बड़े ग्रह है अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में आएंगे तो सबसे छोटा आ जाएगा बुध, फिर उससे बड़ा मंगल, फिर उससे बड़ा शुक्र, उससे बड़ा पृथ्वी, उससे बड़ा वरुण, उससे बड़ा अरुण, उससे बड़ा शनि और सबसे बड़ा बृहस्पति। तो एक ग्रह हो जाएंगे आपके सब क्या? आकार के अनुसार। तो आकार में सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। अब इसके साथ में एक चीज और देख लेते हैं, जो आपका शुक्र ग्रह है, या पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है। शुक्र ग्रह से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं आपके। शुक्र ग्रह से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं आपके। शुक्र ग्रह ना, शुक्र ग्रह क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह। शुक्र क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह। नजदीक ग्रह क्या है? कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। अब शुक्र क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सब कुछ इसी को कह देंगे। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सब शुक्र को ही कह देंगे। सब पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, यानी पृथ्वी से जब रिलेट करते हैं किसी ग्रह को तो उसका अधिकतर आंसर शुक्र ही होता है। अब शुक्र को सांझ का तारा कह दो, भोर का तारा कह दो, पृथ्वी की बहन कह दो, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कह दो, तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो क्या पूछते हैं? आपको जैसे पता हो गया कि चार हमारे आंतरिक ग्रह कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और चार बाह्य ग्रह हो जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चार आपके बाह्य ग्रह हो जाएंगे। अब कभी कभी पूछ लेते हैं कि शुक्र किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? शुक्र किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? अब कंफ्यूजन हो जाएगा ना, शुक्र किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, नहीं समझ पाओगे। तो वैसे आप चित्र बना लोगे तो देखोगे शुक्र है जो पृथ्वी और बुध के बीच स्थित है। शुक्र पृथ्वी और बुध के बीच स्थित है शुक्र। चित्र बना लोगे तब आप जान पाओगे। या तो चित्र बनाओ, या तो एक छोटी सी ट्रिक है उसको लिख लो। आपका बुशप्रम, ठीक है, बुशप्रम है, ये क्या है? ट्रिक है। कैसी ट्रिक है? जैसे बु से हो जाएगा बुध, सु से हो जाएगा शुक्र, और प्रा से हो जाएगा पृथ्वी, ठीक, प्रा से हो जाएगा पृथ्वी, और मा से हो जाएगा मंगल, ठीक। तो बुशप्रम में याद रखोगे तो बुशप्रम में क्या हो जाएगा? सबसे क्रम से हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आपके चार आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। चार आंतरिक ग्रहों में चार जिससे पूछ लेंगे, अगर पूछ लेंगे पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है तो आप तुरंत बता दो कि पृथ्वी, शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। पृथ्वी, शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। चार जो यहाँ से उठा के पूछ ले। अब यहाँ से पूछ लेंगे अरुण किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो आप देखोगे तुरंत बता दोगे कि वरुण और शनि के मध्य स्थित है। वरुण और शनि के मध्य स्थित है, लगा लोगे तुरंत ना। जब भी पूछेंगे कि भैया अरुण किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है तो शनि और वरुण के मध्य स्थित है। अब पूछ लेंगे कि बताओ बृहस्पति आपका जो आंतरिक ग्रह है या बाह्य ग्रह है? बृहस्पति आपका आंतरिक ग्रह है या बाह्य ग्रह है? तो हमने देखा ना कि ये चार जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वह आंतरिक ग्रह है, जो सूर्य के चार सबसे दूर ग्रह है वह बाह्य ग्रह है। तो बृहस्पति क्या है? चार ग्रहों में जो सबसे बाद का ग्रह है तो वह बाह्य ग्रह हो जाएगा। पूछ लेंगे शुक्र बताओ आंतरिक ग्रह है कि बाह्य ग्रह है, तो तुरंत आप बता दोगे शुक्र एक आंतरिक ग्रह है। चार आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह की भी कोई ट्रिक हो जाएगी बुशप्रम, ठीक है। ये आंतरिक ग्रह हो जाएंगे आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऐसे याद कर सकते तो ऐसे याद कर लो, वरना आपकी ट्रिक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। आपकी ट्रिक हो जाएगी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
ये आपके 4 आंतरिक हो जाएंगे, 4 बाह्य ग्रह हो जाएंगे। अब इसके साथ में पूछ लेते हैं कि बताओ लाल ग्रह किसे कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो भैया आप तुरंत बता दोगे, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आसानी से लगा दोगे, जब क्वेश्चन आएगा आपके आंखों के सामने तो तुरंत कहोगे हाँ लाल ग्रह तो मंगल को कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा सौरमंडल के बारे में जितना हमने बताया है। इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। पिछले साल क्वेश्चन आया था आपका पेपर में, तो हेली पुच्छल तारा जो आपका है वह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछेंगे सेम टू सेम, ये पूछ लेंगे तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये आपका हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्रह्मांड से संबंधित टॉपिक हो जाएगा। अब आपको हम बता दे रहे हैं इसका एक टॉपिक और है, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, हम न्यूटन के गति के नियम भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति के नियम के संबंध में 3 नियम उन्होंने प्रतिपादित किए हैं। 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, कौन कौन से, देखो 3 नियम है तो हो जाएगा प्रथम नियम, प्रथम नियम, फिर हो जाएगा द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, फिर हो जाएगा तृतीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये हो जाएंगे नियम आपके तीनों। अब इनको कहते क्या है, इनका नियम का कुछ नाम भी होगा। तो प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम को कहते हैं संवेग का नियम, संवेग का नियम। और तृतीय नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब आपको पता चल गया कि न्यूटन ने 3 गति के नियम प्रतिपादित किए थे। कौन सा, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम को कहते हैं संवेग का नियम, तृतीय नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ये तीनों नियम है तो इनसे उदाहरण देकर पूछते हैं कि यह उदाहरण कौन से नियम को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले आपको तीनों नियम की परिभाषा याद होनी चाहिए, उनके कुछ उदाहरण याद होने चाहिए, तो आपको आसानी हो जाएगी रटने में। देखो पहला नियम जैसे आपका नाम है जड़त्व का नियम, उसका नाम ही है जड़त्व का नियम। तो मतलब जड़, जो चीज जिस अवस्था में वह चीज उसी अवस्था में रहना चाह रही है। जड़ गई मतलब जो चीज एक बार लग गई वह उसी अवस्था में रहना चाह रही है। अब रहेगी कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा।
यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। सपोज करो अगर जो हम एक बॉल फेंक देते हैं तो वह जाती रहेगी, अपना रन कवर करते रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो बाह्य बल उसका गुरुत्वाकर्षण बल और वायु का जो वेग होता है तो लगेगा ही, इसी कारण वह बॉल जमीन पर आ जाती है। अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे तो जिस अवस्था में अगर चलायमान है तो वह चलती रहेगी, और एक जगह स्थायी हो गई तो स्थायी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। इसका उदाहरण क्या है कि जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो बस चल रही हो और जब ब्रेक लगाए तो हम लोग क्या होता है बताओ, आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जड़ा है, जड़त्व की अवस्था में। अब वह चल रहा है तो चलना चाह रहा मतलब क्या, ब्रेक लगाया तो हमारा नीचे का हिस्सा तो साथ में रुक गया, अब ऊपर का हिस्सा तो नहीं रुकना, वो भी चलना चाह रहा, तो इसे वो चला तो कुछ दूर तक आगे झुक गया। तो क्या है, न्यूटन का पहला नियम है, जड़त्व का नियम। अब कभी कभार आप बस में या कार में या ट्रेन में बैठे होते हैं और वह एकदम से चल दे तो व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी अवस्था में है, बैठा हुआ जड़त्व की अवस्था में तो बैठा रहना चाहता। मगर क्या हुआ, बस चली तो नीचे का हिस्सा तो साथ में चल दिया बस का, मगर जो ऊपरी हिस्सा वो अपनी अवस्था में रहना चाहता, तो हमारा क्या ऊपरी भाग पीछे चला जाता। वास्तव में पीछे नहीं जाता, आगे का भाग, नीचे का भाग आगे चला जाता है, पीछे का भाग जो अपने ऊपर का भाग है वो अपनी अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है। और अभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति घुड़सवार है, अगर वो घुड़सवारी कर रहा, घोड़े पे चल रहा, घोड़ा अचानक रुक जाए तो घुड़सवार आगे की ओर गिर जाएगा। तो नियम कैसे हो जाएंगे, ये उदाहरण हो जाएंगे आपके जड़त्व के द्वितीय नियम के, सॉरी जड़त्व के प्रथम नियम के हो जाएंगे। जड़त्व के द्वितीय नियम के क्या हो जाएंगे कि जैसे कोई एक आप देखोगे कि क्रिकेटर जो होते हैं वह गेंद जब पकड़ते हैं तो गेंद को हल्का सा अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर जो अपनी तरफ ना खींचे, जितना वो बल लगता है उतना बल और लगा दे तो बिल्कुल जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, तो गेंद बाहर चली जाएगी। ठीक है। तो क्रिकेटर जब भी गेंद पकड़ते हैं तो वह अपनी ओर हल्का सा खींच लेते हैं। और तृतीय नियम क्या है आपका, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब हम कोई क्रिया करेंगे तो उसके बदले में प्रतिक्रिया स्वतः हो जाएगी, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि नदी में हम तैर रहे हैं, पानी हटाए, अब हम तो पानी ही तो हटाते हैं, क्या हुआ, शरीर अपने आप प्रतिक्रिया करके आगे बढ़ जाता है। तो हम कुछ क्रिया करेंगे उसके बदले में जो प्रतिक्रिया होगी उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप देखे होगा कि आप नाव पे बैठे होते हैं और नाव से क्या उतरना चाह रहे हैं आराम से, तो एक पैर आगे जब बढ़ाएंगे नाव तुरंत पीछे चले जाएगी, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम एक हो जाएगा, नाव में आप बैठे हो, नाव से उतर रहे हो तो नाव पीछे चली जाएगी और आप आगे चले जाएंगे। इसीलिए जो नाविक होते हैं कुछ लगा देते हैं ताकि नाव आगे ना बढ़े, आप आसानी से उतर जाओ। और एक हो जाएगा आपका बंदूक की गोली। जब चलाते हैं तो लोग क्या होते हैं, चलाने वाले जो कंधे पे रख के फिर चलाते हैं, सीने पे रख के नहीं चलाते हैं, क्योंकि उनको पता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भले ही ना आता हो, उनको दिमाग में ये है कि जो है हम बंदूक चलाएंगे तो गोली तो सामने जाएगी मगर बंदूक का जो हिस्सा है वह सीधे आएगा, और हम सीधा रख के चलाएंगे तो हमारे सीने पे आ जाएगा। इसीलिए तिरछा रख के चलाते हैं तो गोली गई, फायर आगे निकल गई और जो बंदूक का हिस्सा पीछे चला आएगा। तो क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। ये आपके दो टॉपिक हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेवी एसएसआर और एमआर दोनों के लिए। ठीक है। न्यूटन के गति के नियम उदाहरण भी बता दिए हमने, जितने पॉसिबल उदाहरण थे। दो टॉपिक हो जाएंगे आपके। अगला आपके हम जो है अवस्थाएं बता देते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं।
पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं उनको हम बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, जो पदार्थ आपका है अवस्थाएं, पदार्थ होता का पदार्थ वह प्रत्येक चीज है जो अपना स्थान घेरती हो, जिसका अपना आयतन हो, उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है, लोहा ले लो पदार्थ है, मार्कर ले लो पदार्थ है, जिसका अपना आयतन हो, जो स्थान घेरती हो, उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, सर्वमान्य, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस या तीन अवस्थाएं हो जाएंगी। एक और अवस्था होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, यह अवस्था क्या होती है? ठोस और द्रव के बीच की कड़ी को प्लाज्मा कहते हैं। द्रव और ठोस के बीच की कड़ी को, ठोस के बीच की कड़ी को कड़ी को प्लाज्मा कहते हैं। ठोस आपको पता होगा, जिसका आकार निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, वह हो जाएगा ठोस। जैसे लोहा, ईंट, पत्थर, उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, इसलिए उसको ठोस कहते हैं। द्रव क्या होगा? इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। द्रव का इसका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, होता है, किंतु आयतन निश्चित होता है, किंतु आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। जैसे आपका जल क्या है? द्रव है, इसका आकार नहीं निश्चित है, आयतन निश्चित है, कितना स्थान घेरेगा। अब उसको लोटे में डाल दोगे तो लोटे का आकार क्या हो जाएगा, बाल्टी में डाल दोगे बाल्टी का आकार, थाली में डाल दोगे थाली का आकार, प्लेट में डाल दोगे प्लेट का, जिस आकार में डालोगे उस आकार का हो जाएगा, और उसका आयतन निश्चित रहेगा, सेम टू सेम उतना ही आयतन। गैस का इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, इसका ना तो आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, और ना ही आयतन निश्चित होता है। ना ही आयतन निश्चित, ना तो आकार निश्चित होता और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है साथियों, हमने क्लास ले ली। अब हम आपको शाम टाइम में क्लास लेंगे लाइव, और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे। ओके साथियों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।